नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना के बाद ये समय वहां की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का है। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। शाह ने सदन को ये भी अवगत कराया कि वो आपदा प्रबंधन पर इसी सत्र में एक विधेयक लाएंगे। उन्होंने प्राकृतिक आपदा पर सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भले ही भारत सरकार हो या कोई राजनीतिक दल, आपदा का ये वक्त वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दुखद आपदा में जिन लोगों ने अपने स्वजन गंवाए या जो घायल हुए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। शाह ने कहा कि सरकार केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि वो उन्हें किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद करे और पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों के समाधान पर ध्यान दे। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सरकार से ये अनुरोध किया। कांग्रेस नेता ने कहा, ये एक भयावह त्रासदी है, सेना अच्छा काम कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वायनाड के लोगों की मदद करें। सरकार से आग्रह है कि इस मुश्किल समय में वायनाड के लोगों की मदद करें। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने उस समय हंगामा किया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने केरल के वायनाड में अतिक्रमण को लेकर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी परोक्ष रूप से निशाने पर लिया। सदन में नियम 197 के तहत प्राकृतिक आपदा पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सूर्या ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केरल में कई प्राकृतिक आपदाएं, खासकर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के वन मंत्री ने केरल विधानसभा में कहा था कि अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता क्योंकि धार्मिक संगठनों का दबाव है। सूर्या ने कहा कि वायनाड से 5 साल तक सांसद रहे नेता ने वहां की प्राकृतिक आपदा को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसके बाद विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:50 पर शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को इस दुखद घटना पर राजनीति करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बिरला ने कहा कि सूर्या के भाषण में जो बात इस सदन और घटना की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगी, उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इससे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नित्यानंद राय ने कहा कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए 33 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित दिशा निर्देश भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कई कदमों का उल्लेख किया और कहा कि 350 जिलों में आपदा के बचाव हेतु स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए योजना शुरू की गई है और लगभग 1 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि 23 जून 2024 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में सभी केंद्रीय एजेंसियों की बैठक की गई, जिसमें सभी राज्यों को जरूरी मदद देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की वित्तीय मदद करनी चाहिए। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि सभी दलों के लोगों से चर्चा करके प्रभावित इलाके के लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। IUML के सांसद E.T. मोहम्मद बशीर और कुछ अन्य सदस्यों ने वायनाड के हादसे पर दुख जताया। लोकसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने हाल के दिनों में रेल दुर्घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और हादसों को रोकने के लिए पटरियों की मरम्मत समेत सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का व्यापक विकास और आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर मंगलवार को अधूरी रही चर्चा को बुधवार को आगे बढ़ाते हुए द्रमुक सांसद TM सिल्वा गणपति ने कहा कि इस बजट में तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय तमिलनाडु में कई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, लेकिन ये परियोजनाएं 15 साल से धन आवंटन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में ही तमिलनाडु के कई धार्मिक स्थलों की रेल संपर्क के संदर्भ में अनदेखी की गई है। तृणमूल कांग्रेस के बापी हल्दर ने हाल की रेल दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो उन्हीं की पार्टी की बाग मिताली ने कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं तो भारतीय रेलवे में बहुत अधिक विकास कार्य हुआ था।
कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने भी रेल बजट को निराशाजनक करार देते हुए रेल दुर्घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख करते हुए कहा कि जब एक दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार में इतनी घटनाएं हुई हैं फिर भी मंत्री अपने पद पर कायम हैं। कांग्रेस के ही कैप्टन बिरियातो फर्नांडिस ने भी कहा कि रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन रही है, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती रेल दुर्घटनाएं चिंतनीय हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बलिया ने देश को प्रधानमंत्री दिया, जयप्रकाश नारायण जैसा नेता दिया और मंगल पांडे के रूप में आज़ादी की लड़ाई का बड़ा नायक दिया है। इसके बावजूद रेलगाड़ियों के मामले में इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सियालदह, बिहार के पटना और उत्तराखंड के हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जिस अनुपात में रेल बजट का आकार बढ़ रहा है उसी अनुपात में दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी के ही देवेंद्र शाक्य ने सरकार से आग्रह किया कि एटा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए और कासगंज से हरिद्वार के बीच एक ट्रेन चलाई जाए। राकापा शरद चंद्र पवार गुट के मोहित पाटिल, धैर्यशील राज सिंह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और रेल परिवहन से संबंधित अपने क्षेत्र की ज़रूरतों का उल्लेख करते हुए सरकार से इसे पूरा करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटरियों की मरम्मत का काम तेजी से किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में पूरा पूर्वोत्तर रेल संपर्क से जुड़ गया है। भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे को जो विकास हुआ है उसका अंदाज़ा स्टेशनों को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा पहले के स्टेशन अस्वच्छ होते थे, लेकिन अब स्टेशन पूरी तरह से स्वच्छ हो गए हैं। भाजपा के अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारतीय रेलवे ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र वाइकर ने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़े हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने की ज़रूरत है। जदयू के रामप्रीत मंडल ने भी अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मांगे की। लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा ने मोदी के कार्यकाल में रेलवे में हुए विकास की सराहना की। भाजपा के तापिर गांव और तेदेपा के कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और द्रमुक के मुरासोली एस ने भी अपने अपने क्षेत्र के लिए विभिन्न मांगें की। लोकसभा ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बुधवार को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को सदन की ओर से बधाई दी। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया, जो 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा और विमानन क्षेत्र के प्रमुख निकायों को ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला होगा। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने यह विधेयक सदन में पेश किया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने इस विधेयक का नाम सिर्फ हिंदी में होने को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अभी हम इसके बाद राज्यसभा में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। और आइए अब राज्यसभा की ओर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम बजट में विकास, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के बजट पर राज्यसभा में 4 दिन तक 20 घंटे से भी अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से जिस सिद्धांत ने निरंतर हमारा मार्गदर्शन किया है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, और इस बजट में भी इसकी झलक दिखाई देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सिद्धांत अगले 5 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करेगा और ये 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन नरेंद्र मोदी सरकार के शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में 2024-25 के दौरान भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाकर 7% कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड में कम जीडीपी वृद्धि से लेकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने तक भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का श्रेय किसानों, एमएसएमई उद्यमियों, श्रमिकों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारी घटी है और महंगाई नियंत्रित रही है और बजट में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों के कल्याण पर केंद्रित है।
उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल की तुलना मोदी सरकार के कार्यकाल से करते हुए कहा कि महंगाई की औसत दर 6% से कम रही है। सरकार ने बजट में आम जनता को और राहत देने के लिए दालों, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 5% तक करने का प्रावधान किया गया है। बजट में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों से बेरोजगारी की दर घटकर 3.2% आ गई है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण का दायरा बढ़ाया गया है और आवंटन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय सुधारों पर जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटे को अगले वित्त वर्ष में 4.5% पर लाने का लक्ष्य है। चालू वित्त वर्ष में ये 4.9% रह सकता है। अर्थव्यवस्था का स्तर कोविड काल से पूर्व की स्थिति पर आ गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। सरकार जम्मू कश्मीर में एक देश, एक निशान, एक संविधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य के लोगों को देश के अन्य भागों के समान ही केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीतारमण ने कहा कि खेती किसानी पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से गरीब लोगों के बच्चों का भी चिकित्सा क्षेत्र में आने का मौका उनको मिला है। अग्निवीर योजना को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ये सेना को युवा बनाए रखने और नागरिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार करने का तरीका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि केरल सरकार को वायनाड हादसे से एक सप्ताह पहले 23 जुलाई को राज्य में भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंका की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस पर जरूरी कार्रवाई नहीं की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह केरल सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुट है। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सदस्यों द्वारा बार बार पूर्व चेतावनी प्रणाली पर सवाल उठाए जाने का उल्लेख किए जाने पर शाह ने कहा कि देश में वर्ष 2016 से भारी वर्षा, लू, तूफान और बिजली गिरने जैसी आपदाओं के लिए अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। इस प्रणाली से मिली जानकारी के आधार पर एक सप्ताह पहले पूर्व चेतावनी भेजी जाती है और केरल के मामले में भी सबसे पहले 23 जुलाई और इसके बाद 25 और 26 जुलाई को भी पूर्व चेतावनी राज्य सरकार को भेजी गई, जिसमें भारी वर्षा और भूस्खलन की चेतावनी दी गई थी। सदस्यों की टोका-टोकी के बीच उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने पूर्व चेतावनी को देखते हुए केरल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 9 टीमें 23 जुलाई को ही भेजी थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके बावजूद सतर्क नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि राज्यों के पास राज्य आपदा कोष से 10% राशि बिना अनुमति के खर्च करने का अधिकार होता है। बाकी की 90% राशि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च की जानी होती है और इसके लिए किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने राज्य सरकार से संपर्क कर सहायता भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक राहत कर्मी 133 शवों को निकाल चुके हैं और ये संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि केरल को राज्य आपदा राहत कोष से आज ही 145 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। घटना के बाद से ही सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और NDRF की टीमें राहत और बचाव अभियान में 24 घंटे लगी हुई हैं। इससे पहले सदस्यों ने केरल के वायनाड में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की और ऐसे हादसों में जान माल की हानि रोकने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार देश में स्कूली और कॉलेज शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की जरूरत न पड़े। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय देश में मेडिकल की सीटें कुल 51,000 थीं, जो अब बढ़कर 1,10,000 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और सरकार की अन्य सभी शिक्षण संस्था संसद के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि NTA ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो व्यवस्था बनाई है, उसमें विषय से संबंधित सभी जानकारियों को समाहित करने की कोशिश की जाती है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि 13,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को न्याय पाने में आसानी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की अपील करते हुए आज शून्यकाल के दौरान कहा कि संस्कृत की पढ़ाई को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। भाजपा के ही महेंद्र भट्ट ने बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा की कविता पाटीदार ने स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए ट्रेनों में विशेष सुविधा किए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शहरों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना जरूरी है। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।